हेलो टू एवरीवन। आज स्टूडेंट हम नया टॉपिक देखेंगे दैट इज द गॉस लॉ। ये जो टॉपिक हमने आज देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना है। एग्जाम में तो हर जगह से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है चाहे कंपटीशन का एग्जाम है। लेकिन इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। आप ये समझ लो कि जैसे कविता का केंद्रीय भाव होता है, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये लॉ है हमारे पास। हमने प्लस वन में भी देखा था कि न्यूटन के जो 3 लॉ थे उन्हीं से सारा का सारा मैकेनिक्स एक्सप्लेन हो जाता है। अगर फोर्थ कोई लॉ और है तो वो न्यूटन के लॉ से निकल आएगा। इसी तरह अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्लस टू के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास फोर इक्वेशंस होती हैं। वो जो 4 इक्वेशंस है ना, उन्हीं से हम सारा का सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फिनोमेना एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन है गॉस लॉ, वो हम आज देखेंगे। ओके, तो पहले पहले तुम्हें हो सकता है कि थोड़ी सी नई सी चीज लगे, लेकिन अगर ध्यान से देखते रहोगे तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी इसकी और तुम्हें इजी लगेगा उसके बाद। ओके, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स में जो खास लॉज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं, जो लॉज हैं, उनमें से ये एक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें भी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, गॉस लॉ। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी गॉस लॉ। तो इसको समझने से पहले ना हमें एक टॉपिक देखना पड़ेगा, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या होता है। तो फ्लक्स हम लिखें सबसे पहले कि फ्लक्स क्या चीज है। तो फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, shows flux through surface। ओके, तो फ्लक्स का जो मीनिंग होता है ना, फिजिकली क्या मीनिंग है फ्लक्स का, वो ये है जो हमने लिख दिया यहाँ पर। ये मीनिंग होता है फ्लक्स का। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल बता दूं कि ये क्या चीज होती है फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस सिंबल से लिखेंगे फाई, और इट इज इक्वल टू द ई डॉट ए। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द फ्लक्स, इसको बोलते हैं फ्लक्स। और ये ई अपने पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए एरिया है, ए इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जैसे ना हमने प्लस वन में देखा था, प्लस वन में हमने वो देखा था जो वर्क क्या होता है। तो वर्क में हमने क्या देखा था कि वर्क होता है एफ डॉट डी आर, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो देखो जो वर्क है ना, वो अपने पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। अब्स्ट्रैक्ट से मतलब है कि उसको हम कोई फिजिकली डिफाइन नहीं कर सकते, कोई डेफिनेशन नहीं है वर्क की, बस मैथमेटिकल लिखा जा सकता है वर्क को। सेम वे ये जो अपने पास फ्लक्स है, ये भी ऐसे ही है कि हमने इसको मैथमेटिकल लिख दिया है, फिजिकली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो फ्लक्स है अपने पास, ये फिजिकली क्या चीज को दर्शाता है, किस चीज को शो करता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फिजिकली इसका मीनिंग क्या है। तो फिजिकली इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to area shows flux through surface। ये shows इसीलिए लिखा है हमने यहाँ पर कि वो फ्लक्स को शो करेंगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के परपेंडिकुलर पास हो, वो फ्लक्स को शो करेंगी। ओके, ये डेफिनेशन नहीं है फ्लक्स का। तो फ्लक्स को डिफाइन ऐसे करते हैं मैथमेटिकली, और इसका फिजिकली मीनिंग ये लिखा हुआ है हमने। अब जो फ्लक्स है, इसको अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इफ अगर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें तो यहां से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। तो जो फ्लक्स है अपने पास, ये इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास। और यहां से हम लिख सकते हैं इसको, जो फाई है अपने पास,
ई ए कॉस थीटा, इसका थोड़ा सा अगर हम डायग्राम में समझें तो ये इसका मतलब ये है कि मान लो अपने पास इस तरह से एक एरिया पड़ा हुआ है, इस टाइप में, है ना, इस तरह से हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है और एरिया इस तरह से पड़ा हुआ है जैसे मैंने हाथ बना रखा है। तो एरिया ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर शीट ये ऐसी पड़ी हुई है तो फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये बनेगी जैसे मार्कर है, जब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होएगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये पॉसिबल है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो ये होएगी इस एरिया के लिए। तो इसलिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जे बीच में जो एंगल बन रहा है ई की डायरेक्शन ये होगी, एरिया की ये बीच में जो एंगल है अपने पास ये ई की डायरेक्शन है, दिस एंगल इज थीटा। अगर फ्लक्स को ई डॉट ए लिखा है तो ई ए cos थीटा, थीटा हियर इज एंगल बिटवीन, वी कैन राइट हियर आल्सो एंगल बिटवीन E and A, E वेक्टर एंड A वेक्टर, E वेक्टर एंड A वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां तक अपने पास आ जाएगा। अब अगर हम लिखें कि जो फ्लक्स है, थोड़ा सा नीचे लिखें इसको, अगर कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा अगर इफ थीटा कितना हो 0 डिग्री हो। अगर एंगल अपने पास ना 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स अपने पास क्या आ जाएगा ई ए। ये कैसे बनेगी सिचुएशन, ये सिचुएशन ऐसे बनेगी, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से बना के देख लेते हैं कि अपने पास इस तरह से एक शीट रखी हुई है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ई, ऐसे शीट पड़ी है, ये बिल्कुल अब ऐसे पड़ी हुई है इस तरह से जैसे मैंने हाथ बनाया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस केस में, तो ई एंड ए की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो उसके केस में इसका आंसर कितना निकल आएगा E इंटू ए, मतलब इस केस में फ्लक्स अपने पास E इंटू ए आ गया। अब अगला केस देखते हैं हम। तो इफ अगर हम कंसीडर कर लें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल को थोड़ा कुछ बीच का मान लेते हैं 60 डिग्री, तो देखिए फ्लक्स कितना आएगा, तो जो फ्लक्स फाई होएगा होता तो वो ई ए cos थीटा है, तो ई ए cos ऑफ एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री अपने पास होता है हाफ 1/2, तो फ्लक्स कितना आ गया अपने पास ई ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, थीटा 60 डिग्री के लिए फ्लक्स अपने पास ई ए बाय 2 आ गया। इसको अगर हम इस साइड पे बना के देखें ना तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे हमने पहले फर्स्ट वाली में बनाया हुआ था, यूं इस तरह से कि कोई अपने पास ऐसे कोई एरिया इस तरह से पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एरिया वेक्टर इस तरह से है इसके केस में ए, और एंगल जो है दोनों के बीच में वो है 60 डिग्री। ओके, तो एंगल कोई भी बीच में 60 डिग्री है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन होगी। तो इसके केस में जो फ्लक्स अपने पास आ गया ई ए बाय 2। अगर तीसरी बात करें हम कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 90, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा ई ए cos ऑफ एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, तो फ्लक्स अब कितना आ गया 0। तो इसको बना के देखें, तो इसको बनेगा इस तरह से कि शीट ऐसे पड़ी हुई है, ओके, इस तरह से पड़ी हुई है शीट, ऐसे कोई भी शीट है वो ऐसे पड़ी हुई है। पिछले केस में जैसे ये ऐसे पड़ी हुई थी ना, फर्स्ट वाले केस में बिल्कुल ऐसे है, अब ये इस तरह से पड़ी हुई है बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर, जहां बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसके केस में एंगल कितना आ जाएगा, ये होगी ई की डायरेक्शन, एंगल हो गया 90 डिग्री, तो इसलिए फ्लक्स कितना हो गया 0। तो हमने जो लिखा था कि फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, फ्लक्स अपने पास होता है, उसमें तुम पढ़ सकते हो जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लक्स अपने पास है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को परपेंडिकुलरली पास कर रही है, वो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो जाएगी, जैसे इस केस में हो रही है, इस केस में देखें एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो इस तरह से अगर एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन होगी, तो इस केस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही है।
तो हम कहेंगे कि इस केस के अंदर फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम, वो हमने निकाला भी है, दैट इज ई। ओके, सेकंड वाले केस में जब हमने एरिया को कुछ इस तरह से कर दिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे कर दी, शीट को ऐसे कर दिया कुछ, उस केस में हमारे पास क्या आ गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास कर रही है वो कम होगी, क्योंकि इस केस में ना अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो ये डायरेक्शन है, इसका ये जो कंपोनेंट आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे इस डायरेक्शन में, वो होगा ई कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो ये ई कॉस 60 डिग्री है जो इसका कंपोनेंट, इधर को ई कॉस 60 आया है, वही तो इस एरिया को परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, इस शीट को परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है वो ई कॉस 60 है, ई नहीं है वो। इस वजह से इस केस के अंदर थोड़ा सा फ्लक्स कम हो गया, मतलब आधा हो गया, EA/2 हो गया, पहले EA था, अब फ्लक्स कम हो गया। क्यों कम हो गया है? क्योंकि अब कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, E cos 60 कम होएगा ना, E से cos 60 हाफ होता है, मतलब अब आधी फील्ड लाइंस इस एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। पहले क्या था, सारी ई फील्ड लाइन पास कर रही थी परपेंडिकुलरली, इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम था। थर्ड वाले केस में देख लो कि थर्ड वाले केस में ई की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, तो कोई नहीं कर रही, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया के अलोंग है, इस शीट के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कोई आना ही है। इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 आएगा, cos 90 वाला, E cos 90 आना है ना, दिस इज E cos ऑफ एंगल 90 डिग्री, तो वो 0 होता है, इसका cos 90 कंपोनेंट आना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया से परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं निकल रहा, इस वजह से इस केस में कोई फ्लक्स ही नहीं है, इस एरिया के थ्रू इस फील्ड लाइंस का कुछ फ्लक्स नहीं है। समझ रहे ना बात, क्योंकि कोई फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलरली पास ही नहीं हुआ। तो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया फिर, फ्लक्स का अपने पास मीनिंग है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास होती हैं, ये मीनिंग होगा अपने पास फ्लक्स का। ओके, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी परपेंडिकुलरली उतना फ्लक्स ज्यादा है, इसलिए हमने वहां पर स्टेटमेंट में लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया दैट कंट्रीब्यूट्स टू द, मतलब दैट शोज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, वो हमारे पास किसी सरफेस से कितना फ्लक्स है फील्ड लाइंस का उसको शो करती है। ओके, तो ये अपने पास फ्लक्स का मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं आगे कि गॉस लॉ क्या होता है अपने पास। आगे हम इसे देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ वेरिएबल डायरेक्शन, फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ वेरिएबल डायरेक्शन, कि हमारे पास कोई सरफेस है सपोज, वहां पर ना इस टाइप का सरफेस है सपोज, जैसे हम ऐसे बना लेकर कंसीडर कर लो, तो इस टाइप के सरफेस से हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले हमारे केस में तो क्या था, पहले केस में पिछले जो केसेस हमने पढ़े हैं वहां पर एरिया की डायरेक्शन कुछ एरिया इस तरह से था, जैसे हम इसको इस तरह से बनाए हैं, तो सबसे पहले वाली फिगर बनाई थी, वहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी ये, ओके, इस तरह से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमारे पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके अंदर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेम एंगल है। देखो तुम कहीं पर भी चाहे इस सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट ले लो, कहीं पर भी उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, कहीं पर भी हम एरिया एलिमेंट ले लें, छोटा सा इस सरफेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर ले कहीं पर अगर हम, तो वहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से ही होगी, क्योंकि ये ऐसे प्लेन है, ये सरफेस बिल्कुल हमारे पास प्लेन है, तो इसके केस में एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर भी नहीं चेंज हो रहा, हर जगह एंगल सेम है, थीटा, ऑलवेज एवरीवेयर। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास अगर मान लो यहां पर मैं एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये जो एलिमेंट है मेरे पास छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट है, इसको हम कोई नाम लिख देते हैं, इसको ds मान लो इसकी वैल्यू है,
इस सरफेस के ऊपर ना हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो इस एलिमेंट की अब डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की? डायरेक्शन तो ऐसे होगी क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी एरिया के हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। और हम जो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं ना, जब अब हमने गॉस लॉ पढ़ना है इसके बाद, तो वो जो सरफेस की हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो हमेशा ऑलवेज आउटवर्ड्स का सरफेस। आप समझ रहे ना बात? सरफेस की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, लेकिन हम आउटवर्ड का सरफेस कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब सरफेस एरिया की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ऊपर को एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल यहाँ पर मान लो कोई θ1 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर पहुंचेगी तो इस सरफेस एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या एंगल बनेगा? कुछ और बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है और सपोज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है यहाँ पर, तो एंगल कुछ और हो गया, θ2 हो गया। यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी क्योंकि सरफेस एलिमेंट अलग अलग हो गए ना। ओके, सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही है, तो ये कुछ एंगल और हो गया, θ3 लिख लेते हैं इसको। कंसीडर समझिएगा बात आप। तो इससे मतलब ये है कि यहाँ पर सरफेस एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा था। इसलिए यहाँ पर जब हमने फ्लक्स निकाला था तो मैं सिंपली लिख दिया था E डॉट A, लेकिन यहाँ पर अब हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि एंगल हर एलिमेंट पर चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा किसी भी छोटे से एलिमेंट के थ्रू। ओके, तो इन दिस केस फर्स्ट वी विल कैलकुलेट flux through small surface element, and then we integrate it to calculate total flux। तो इसके जैसे हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले किसी छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, तो डी फाई उसको हम लिख देते हैं, जो छोटे से एलिमेंट से है तो उसकी वैल्यू हम ds लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस ds इज द सरफेस एरिया एलिमेंट। तो इसी को इंटीग्रेट करके हमने पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालनी है। तो इसका जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगी? इस डी फाई का इंटीग्रेशन, और दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द ई डॉट डी एस। इस तरह से पूरे के पूरे सरफेस से इंटीग्रेशन कर हम पूरे सरफेस से फ्लक्स निकाल देंगे। तो इस तरीके से मतलब ये है कि जब एरिया की डायरेक्शन वेरिएबल होएगी तो हमें पहले छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड अ फ्लक्स इन आवर केस। ओके, तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स। ओके, ये क्वांटिटी हमारे पास फ्लक्स आ जाएगी। तो गॉस लॉ से पहले ना स्टूडेंट हम एक चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, सरफेस क्या होता है अपने पास। ओके, इसकी हल्की सी जरूरत है। सरफेस ये क्या चीज होता है अपने पास? तो सरफेस वैसे तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि सरफेस इज द बाउंड्री, वी कैन राइट बाउंड्री हैविंग टू डायमेंशंस। कोई ऐसी बाउंड्री जिसकी दो डायमेंशंस हो उसको हम सरफेस बोल देते हैं, है ना। जैसे अपने पास सपोज इस तरह से कोई वही रेक्टेंगल सी पड़ी हुई है, इस तरह सपोज ये रेक्टेंगल पड़ी हुई है। अब इसके दो ही है हमारे पास, रेक्टेंगल रखी हुई है, इस तरह से रखा हुआ है इसको। ओके, तो ये रेक्टेंगल को ऐसे रखा हुआ है। अब इसके दो डायमेंशन ही है, एक इसकी लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेथ होगी। तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो दो डायमेंशन होगी इसकी, है ना। और ये बाउंड्री की तरह भी है। बाउंड्री की तरह इसलिए है जैसे इसके नीचे भी कोई रीजन है, इसके ऊपर भी कोई रीजन है ना। तो इस टाइप की हम किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है। ओके, लेकिन जो अपने पास गॉस लॉ के अंदर आपको क्यों जरूरत है इसकी सरफेस की, वो हमें वो जानना ज्यादा जरूरी है
तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जिस चीज की आपको जरूरत है वो सरफेस दो टाइप के हैं, एक को हम बोलते हैं क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होता है, एक हमारे पास होता है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। गॉस लॉ में इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि क्लोज सरफेस क्या होता है। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, मैंने ऐसे फिर भी वैसे डिस्कशन में ले आया इस बात को, सिंपल सी बात है वैसे क्लोज एंड ओपन के अंदर, लेकिन थोड़ा सा हम लॉजिकली फिर भी इसको समझेंगे कि मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है दोनों का, क्लोज का एंड ओपन का। तो क्लोज सरफेस का मतलब होता है, पहली बात है सरफेस अपने पास क्या होता है, बाउंड्री होती है। तो सरफेस अगर बाउंड्री है, मान लो कि मेरे पास एक पूरा स्पेस है, ये बोर्ड का जो प्लेन है इसको हम स्पेस मान लेते हैं। अब इस स्पेस को ना मैं सपोज कि दो रीजन में डिवाइड कर देता हूं, किन्हीं दो रीजन्स के अंदर किसी बाउंड्री से डिवाइड करेंगे, मतलब मैं इस पूरे स्पेस को किसी दो रीजन्स में डिवाइड कर रहा हूं, किसी बाउंड्री से, मतलब किसी सरफेस से। इस तरह से करने से अब पूरा का पूरा स्पेस दो रीजन में डिवाइड हो गया। एक रीजन कौन सा हो जाएगा, जो इस बाउंड्री के अंदर है, उसको मैं फर्स्ट रीजन बोल सकता हूँ। एक रीजन मैं कह सकता हूँ जो इस बाउंड्री के बाहर है, मतलब पूरे के पूरे स्पेस को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा जो हमारे पास बाउंड्री होएगी, ऐसा जो सरफेस होएगा, उस सरफेस को हम क्लोज सरफेस बोलेंगे, क्योंकि उसने क्या किया है कि पूरे के पूरे स्पेस को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो दिस टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द क्लोज सरफेस। जैसे एग्जांपल है, तुम्हारे पास स्फीयर होता है, बिल्कुल स्फीयर हो, उसको हम क्लोज सरफेस बोलेंगे। कोई सिलेंडर हो हमारे पास, तो दैट इज आल्सो द क्लोज सरफेस। ओके, तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स होंगी वो क्लोज सरफेस की हो जाएगी। तो मैं बताता जाऊंगा आगे आगे कैसे करना है। ये ओपन जो होता है, ओपन का मतलब है जो नहीं कर पाए। मान लो कि ये हमने जो सरफेस बनाया था, इसके अंदर अगर मैं हल्का सा भी होल्ड कर दूं किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर मैंने होल्ड कर दिया, तो अब ये जो सरफेस हो जाएगा ये अपने पास ओपन हो जाएगा। दिस सरफेस इज ओपन सरफेस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस ने या इस बाउंड्री ने पूरे के पूरे स्पेस को दो रीजन में डिवाइड नहीं किया। अंदर और बाहर में अलग अलग नहीं लिख सकता कि अंदर वाला रीजन अलग है, एक रीजन बाउंड्री के अंदर है, बाहर है। अंदर तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री तो कंप्लीट नहीं हुई। ये दोनों रीजन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएंगे इस गैप के थ्रू, बिकॉज दिस इज द ओपन सरफेस, ये ओपन है। लेकिन क्लोज में क्या होता है कि हम उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं ना कि अंदर का एक बाहर का। तो ये मीनिंग है अपने पास क्लोज सरफेस का। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ, गॉस लॉ, तो it states that total flux through closed surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed in surface। ओके, तो ये स्टेटमेंट होता है गॉस लॉ का कि टोटल जो फ्लक्स होएगा किसी सरफेस के थ्रू, फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू होता है, वो किसके इक्वल होएगा, 1 by epsilon naught टाइम चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस। अगर वो सरफेस क्लोज्ड है तो क्लोज सरफेस के केस में हमारे पास जो ये फ्लक्स होएगा वो 1 by epsilon naught टाइम जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम इसको मैथमेटिकली पहले लिख देते हैं कि क्या कहता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में इस तरह से बोलता है कि जो फ्लक्स होता है वो हम इसी तरह से लिखते हैं, दिस इज E डॉट ds इंटीग्रल, E डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन हमारे पास सरफेस कैसा है, वो क्लोज सरफेस है। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक साइन डाल देंगे क्लोज का, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ये सरफेस है ना, जो हम ये सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे वो किसी क्लोज सरफेस से निकालेंगे। एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल टू द, क्योंकि सरफेस क्लोज है इसलिए ये फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज है, EN का मतलब है इनक्लोज चार्ज, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई सरफेस है, इस तरह से बिल्कुल बंद है, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर सपोज चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 यहाँ पे चार्ज है, Q2 यहाँ पे चार्ज कोई पड़ा हुआ है जो हम कंसीडर कर लेते हैं -Q3, इसके अंदर चार्ज, बाहर चार्ज पड़े हुए हैं, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q4, सपोज यहाँ पे Q5 चार्ज है और इधर Q6 है। इस तरह से हमारे पास इस बाउंड्री, जो क्लोज एक बाउंड्री है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एंड बाहर कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं। तो गॉस लॉ में बोलेगा कि ये इन चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा, हम जानते हैं चार्जेस की वजह से फील्ड होएगा कुछ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस के थ्रू कुछ फ्लक्स भी होगा, क्योंकि फ्लक्स किसके थ्रू होता है, किसी सरफेस के थ्रू होता है, फील्ड लाइन वजह से होता है, किसी फील्ड लाइंस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कुछ फ्लक्स है, तो वो जो फ्लक्स होएगा, क्योंकि ये सरफेस क्लोज है, तो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, जितना सरफेस के अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इसके केस में दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ, इस स्टेटमेंट को हम गॉस लॉ बोलते हैं। तो इसके केस में जो फ्लक्स होएगा फाई दैट इज इक्वल टू द चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, चार्ज क्योंकि स्केलर होता है तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आ जाएगा उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी हमारे पास, आप समझे इस बात को। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा फ्लक्स। तो एक बात ना गॉस लॉ में ध्यान में रखनी है कि ये जो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू है, जो वो सिर्फ जो सरफेस के अंदर चार्जेस हैं उन्हीं की वजह से है, बाहर के चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं निकल रहा। जो फ्लक्स के अंदर जो चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स में, वो वही चार्जेस होंगे जो अंदर है, तो अंदर वाले चार्जेस लिखे ना हमने यहाँ पर। तो फ्लक्स किसकी वजह से निकल रहा है, सिर्फ जो इनक्लोज चार्ज है, लेकिन ये जो फील्ड होती है ये सारे चार्जेस की वजह से होती है। ये आगे आपको समझ आएगा, हम थोड़ा सा आगे जाके इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लो कि फ्लक्स क्या होता है, ओनली ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड। ये फ्लक्स जो होता है ये सिर्फ जो अंदर चार्ज है उसी की वजह से होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज चार्ज। तो फ्लक्स किसकी वजह से है, सिर्फ जो अंदर चार्ज है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, दिस इज फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये जो फील्ड लाइंस हमारे पास होती हैं ये हर सारे चार्जेस की वजह से हैं, चाहे वो चार्जेस सरफेस के अंदर हो चाहे वो चार्जेस सरफेस के बाहर हो। तो हर चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन यहाँ पर शो हो रखी है वो फील्ड लाइन हर चार्जेस की वजह से है, लेकिन जो फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे तुमने इस चीज को नोट रखना है, हम अभी इसको आगे जाके समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ की, तो वो हम थोड़ा सा हेडिंग डाल के इसको लिखने के बाद फिर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। आगे जो देखना है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये जो लॉ इतना इंपॉर्टेंट है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसको हम पहले देखेंगे अभी। तो इसका दो वे में यूज होता है गॉस लॉ का। एक वे में इस तरह से यूज होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड if charges are known, to calculate electric field if charges are known। अगर हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पर भी, अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। दूसरा हमारे पास यूज होता है इसका टू कैलकुलेट, इसका उल्टा, पहले का उल्टा, टू calculate charge if electric field is given to us। अगर हमें
पता है तो हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, अगर चार्ज पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं से तुम्हें देख के समझ आ जाएगा कि गॉस लॉ भी हमने क्या लिखा है, इट इज इक्वल टू द ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है। तो इससे मतलब क्या है कि अगर हमें Q पता है, इसी का इनक्लोज चार्ज, अगर हमें इसके बारे में पता है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं अगर चार्जेस पता है, तो चार्ज पता है तो E आ जाएगा, और अगर हमें E पता होता है तो हम चार्ज निकाल लेते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो पहला हम इस केस को देखेंगे कि इसको हम कैसे स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालनी है, और इसी से तुम्हें हमने वहां पर लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्जेस, और जो फ्लक्स होता है मतलब इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्ज, जो क्वेश्चन में लिख ही रहा है। तो वो चीज भी तुम्हें इससे समझ आ जाएगी। तो पहले हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। तो सपोज इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इंफिनिटी से चार्ज स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस चार्ज और इंफिनिटी तक जा रहे हैं। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी किया है कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, हमने करना क्या है, इन इनफाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इन इनफाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से, गॉस लॉ से। तो हमें वैसे आंसर इसका पता ही है कि इसका आंसर क्या होता है। मान लो अगर मैंने इससे x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका हमने आंसर निकाला था, आंसर इज इक्वल टू, मुझे याद होगा, इट इज इक्वल टू द 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x। लैम्डा इसके ऊपर क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, x वो दूरी है, यहाँ पे हमने फील्ड पता की है, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा गॉस लॉ से भी, जो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, लेकिन इसको इस मेथड से निकालेंगे। अभी इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसको तो हमने कैलकुलेट करना है। हम करेंगे क्या, जिस पॉइंट पर हमने फील्ड पता करनी है उस पॉइंट के थ्रू हम एक सरफेस खींचेंगे। ठीक, जैसे ये पॉइंट स्कूल P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, P पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर हमने फील्ड पता करना है। तो इस पॉइंट के थ्रू हमने क्या करना है, एक सरफेस खींचना है, और सरफेस कुछ इस टाइप का खींच लेंगे। ऐसा हम एक सरफेस खींचेंगे इस टाइप से, इस टाइप का हमने एक सरफेस खींच लिया। ओके, जिस पॉइंट से हमने फील्ड पता करनी है उस पॉइंट से हम एक सरफेस खींचेंगे। इस सरफेस को नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके थ्रू हम फ्लक्स निकालते हैं। ओके, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर लो कि ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस होता है इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस थ्रू विच we calculate flux। ये होता है गॉसियन सरफेस। ये कोई असल में सरफेस नहीं है, हमने खुद बनाया है, इमेजिन किया है। इसलिए बनाया है ताकि मैं इन चार्जेस की वजह से उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल सकूं। तो हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब हम इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि चार्ज सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पर फील्ड की इस तरह से डायरेक्शन होगी अपने पास, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल है ना, ये पॉइंट इन चार्जेस के लिए सिमेट्रिकल है और फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड से हुई होती है, तो इस तरह से होगी फील्ड की डायरेक्शन। तो गॉसियन सरफेस के बाद फील्ड की डायरेक्शन बना ली। अब आप ये देखो, हमने करना क्या है कि इस पूरे के थ्रू फ्लक्स लिखना है। तो पूरे के थ्रू फ्लक्स किस तरह से लिखा जाएगा, गॉस लॉ लगाना है। मतलब सबसे पहले लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो हम करेंगे क्या,
डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन ई एंड ए, हम पूरे के पूरे सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस केस के लिए। तो पहला पार्ट हमारा सरफेस एरिया ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला फर्स्ट। सेकंड वाला ये हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह से रोटेशन में है, ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड वाला हमारे पास ये हो जाएगा। हमने पूरे के पूरा ये जो सिलेंडर बना रखा है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का, सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो बना रखा है, इसके पूरे के पूरे सरफेस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ऊपर, एक ये वाला हो गया और ये डाउन वाला हो गया। ये इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि इस सरफेस पे यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये वाला जो सरफेस एरिया है यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउन होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स का सरफेस। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, सरफेस आउटवर्ड्स का सरफेस, तो आउटवर्ड्स तो ऊपर ही बनेगी, यहाँ पर नीचे बन जाएगी। और यहाँ पर क्या होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच की डायरेक्शन एंगल 0 होएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ ना सरफेस एरिया का ds, तो वहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होएगी इस सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। मतलब एरिया वेक्टर की यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर डाउन। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर हमने 3 इस तरह रीजन में डिवाइड कर देना है। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको अपने आप याद ही हो जाएगा कि ऐसे सवाल को करना है। उसके बाद हमें इस स्टेप के बाद आगे हम क्या लिखेंगे, पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट सरफेस से निकालेंगे, फिर सेकंड से, फिर हम थर्ड से निकालेंगे। तो यहां पर अगर हम लिखे अब कि पहले सरफेस से जो फ्लक्स होएगा E डॉट ds, फिर प्लस सेकंड से, सेकंड सरफेस से भी निकालना है हमने E डॉट ds का आंसर, फिर थर्ड से भी निकालना है प्लस थर्ड सरफेस, तो थर्ड सरफेस से भी E डॉट ds का क्या आंसर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसके ऊपर होएगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो पहले से अगर हम देखें तो पहला ये वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो ऐसे है, इस तरह से इधर को ऐसे, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, A एंड E के बीच में 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, E ds cos ऑफ एंगल 90 डिग्री। पहले वाले केस में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं ना, ds जिसका एरिया है, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर को होएगी, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 90। प्लस सेकंड वाले केस में क्या होएगा, E, ये सेकंड वाला जो केस है, यहाँ पर E एंड ds के बीच में तो एंगल 0 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, E ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री। फिर प्लस थर्ड वाले में सेम, फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे यहाँ कंसीडर कर लो, इधर कर लो, तो यहाँ पर ऐसे होएगी। अगर मैं यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन 90 एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E ds cos ऑफ एंगल 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, और ये वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 0 होता है। प्लस इसको तुम ऐसे का ऐसे लिख दो, E ds cos 0 1, तो इस तरह से आ जाएगा E ds निकल के, प्लस इसका आंसर फिर से 0, एंड दिस इज इक्वल टू आगे चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेकंड रीजन से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने शो कर रखी है, वो इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, हर एलिमेंट x डिस्टेंस से ही है इन चार्जेस से उसी दूरी। तो अगर हर की डिस्टेंस x है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एलिमेंट पर होएगी वो भी सेम होएगी, क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टेंस चार्ज से सेम है ना, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है तो फील्ड भी सेम ही होएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से जो E है ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, बिकॉज E इज कांस्टेंट, E हर एलिमेंट के ऊपर सेम होगा, इसलिए उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास सिर्फ ds रह जाएगा, फिर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके इक्वल आ जाएगा, बाकी टर्म तो हट जाएंगी। यही हमें फायदा हुआ कि ये जो हमने बनाया हुआ है ना गॉसियन सरफेस, ये हमने सिलेंड्रिकल इसलिए बना रखा है ताकि हमें ये जो कैलकुलेशन है वो करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए।
ओके, बनाने को हम किसी भी तरीके से तुम बना सकते थे। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन के लिए सपोज ये लाइन चार्जेस है, मैं हल्का सा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। अगर गॉसियन सरफेस मान लो इस पॉइंट पर बनाना है, अब हम गॉसियन सरफेस के सिलेंड्रिकल ना बना के अपनी मर्जी से कोई इस टाइप का बना लेते जो इस पॉइंट से पास करता। मेन बात तो उस पॉइंट से पास करने की है, तो हमने इस टाइप का बना लिया। लेकिन अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो आंसर, तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे होएगा वो मैथमेटिक्स। ओके, तो इसको इजीली हम कैलकुलेट कर पाए, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस को इस टाइप से बनाया है ताकि ये जो इंटीग्रल है इसका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इस केस के लिए वो सिलेंड्रिकल बनेगा। ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, 2-3 केस ही होते हैं हमारे पास, तो उसके लिए कैसे करना है वो तुम्हारे पास दिमाग में याद ही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद इसको ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा कि ये ds है जो इस एलिमेंट का, इस सरफेस एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा या पूरा सरफेस एरिया, पूरा कौन सा, ये जो सेकंड वाला रीजन था उसका, जो सेकंड वाला रीजन है ना उसका पूरा सरफेस एरिया। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हाइट है, हमने इसको लेट नहीं किया, सपोज कर लो कि ये हाइट h है, ये इतनी जो हाइट है ना इसकी, उसकी हम x सिलेंडर की हाइट h कंसीडर कर लेते हैं, और x इसका क्या है, रेडियस है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया 2 पाई x into h, इट विल बी इक्वल टू द ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई x, ये आ जाएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई x आ जाएगा, और h हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ जाएगा। इट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व पार्ट 2 पाई x into h, और दिस इज इक्वल टू द जितना चार्ज है अंदर, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज इनक्लोज है वो हम कितना लिख पाएंगे, चार्ज इनक्लोज हम जानते हैं कि लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू h हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, चार्ज इनक्लोज की लैम्डा इनटू h, दिस इज लैम्डा, और ये अपने पास हो गया h, क्योंकि लैम्डा इनटू h चार्ज है ना जो इस सरफेस के अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो लैम्डा इनटू h हो गया। इधर अपने पास e 2 पाई x इनटू h ही है, तो ये x से h कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म को नीचे ले आओ, तो e इज इक्वल टू द लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। और इसी टर्म को हम क्या करेंगे, इसको तुम थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड होगा तो नीचे 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 एप्सिलॉन नॉट x e आ गया। और ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह पे हम k डाल सकते हैं, वी नो दिस वैल्यू इज इक्वल टू k, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर k आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x e का, ये अपने पास आंसर आ गया इसका। तो ये हम आंसर जानते थे, हमने पहले भी इसको कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से कि इनफाइनाइट हमारे पास इस तरह चार्जेस है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो फॉर्मूला वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला लगाकर हमने यही आंसर निकाला था। तो गॉस लॉ से भी अपने पास सेम आंसर आ गया। ओके, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर, भले चाहे हमने ये गॉसियन सरफेस बना लिया था और उसके लिए हमने जो चार्ज लिखा है वो लिखा है यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है ना वो चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर लैम्डा इनटू h। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं है, क्योंकि ये जो फील्ड होती है ये तो पूरी की पूरी लाइन चार्ज की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो फील्ड निकल के आ रही है इसका मतलब है ये सारे के सारे चार्जेस की वजह से निकल के आ रही है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तभी वहां पर गॉस लॉ में उस चीज को इंक्लूड किया था, वहां पर E को क्या लिखा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर दे आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड। लेकिन जब हम फ्लक्स निकालते हैं, जैसे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स वाली टर्म तो ये सारी है, इस पूरी टर्म को हम फ्लक्स बोलते हैं E इंटू ds को। तो ये जो फ्लक्स है ये किसके इक्वल होएगा, ये इंक्लोज चार्ज के, ये इंक्लोज चार्ज के कारण होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। बाहर वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होएगा, जो फ्लक्स होने वाला है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है। लेकिन जो फील्ड निकल के आएगी वो सारे चार्जेस की वजह से निकल के आएगी, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर है चाहे बाहर है। तो ये अपने पास एक एप्लीकेशन है
गॉस लॉ की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमें चार्जेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी टाइप का हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमने देखना है वो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से है, इनफाइनाइट शीट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है गॉस लॉ का यूज करके। तो ये इसका आंसर भी वैसे हमें पता ही है, हमने पहले निकाल रखा है शीट का भी आंसर कितना होगा, उस फॉर्मूले से हमने निकाल रखा है। इसका आंसर आता होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना ही अभी आएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शीट बनाएंगे। सपोज इस तरह से एक शीट रखी हुई है, शीट इनफाइनाइट है। मैं इसको बस अपने पर्पस के लिए हम इतना छोटा दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट पड़ी है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, शीट के ऊपर इस तरह से। तो हमने क्या करना है, इस शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमने फील्ड पता करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। तो गॉसियन सरफेस इस केस में जो खींचना है वो इस तरह का खींचना है, सिलेंड्रिकली इस तरह से गॉसियन सरफेस खींच लेना है, सिमेट्रिकल बिल्कुल। जितना शीट से इधर डिस्टेंस है, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इधर का। ये शीट ऐसे पड़ी हुई है जैसे मेरा हाथ है, बिल्कुल इस तरह से बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से खींच लिया। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके, ये गॉसियन सरफेस है। अब उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरह से होगी शीट की वजह से, क्योंकि इस तरह से चार्ज है ना इसके ऊपर। तो राइट साइड पर इस तरह से होगी परपेंडिकुलर टू द शीट, लेफ्ट साइड पर भी फील्ड परपेंडिकुलर टू द शीट होगी। तो इस पॉइंट से फील्ड कैसे पास करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे, और हम वैल्यूज की लिख लेते हैं ई। तो यहां तक अपने पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के थ्रू। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे रीजन को हम डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ई एंड ए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें 3 में डिवाइड होएगा फिर से। तो पहला रीजन ये हो जाएगा, सेकंड रीजन अपने पास ये, और थर्ड वाला रीजन अपने पास ये हो गया। फिर हम इसी को लिखेंगे कि फ्लक्स किसके ऊपर होता है। तो वी विल राइट E डॉट ds गॉस लॉ लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। ये हमने लिख दी स्टेटमेंट। फिर हमने क्या करना है, अलग अलग सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख देना है। तो पहले सरफेस के थ्रू पहले फ्लक्स निकालेंगे E डॉट ds फर्स्ट सरफेस के थ्रू, फिर प्लस सेकंड सरफेस के थ्रू निकाल लेना है E डॉट ds, सेम स्टेप जो पिछले में किए थे। फिर थर्ड के थ्रू E डॉट ds, और दिस इज इक्वल टू जो भी चार्ज अंतर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस साइड का जो एरिया है ना वो a है, इस साइड का एरिया, इसका भी a होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो दोनों साइड का एरिया हमने a कंसीडर कर लिया है। तो उसके बाद इसको कैलकुलेट करें अगर, E डॉट ds किसके इक्वल आ जाएगा, ds तो हमने इस एरिया के ऊपर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है ना, ds तो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है हमने इस पूरे के पूरे रीजन के ऊपर। तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी क्योंकि आउटवर्ड्स द सरफेस, तो उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए E ds कितना आ जाएगा अपने पास, हम इसको लिख देंगे E ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री पहले सरफेस के लिए। दूसरे के लिए कितना आ जाएगा, सेकंड वाला ये वाला सरफेस है। तो E की डायरेक्शन कहीं पर भी देख लो, जैसे यहाँ पर हम कंसीडर करें तो E की डायरेक्शन यहाँ पर होगी लेफ्ट साइड, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो हम एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे ds, उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल ऊपर, आउटवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड्स। तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसमें कितना आ जाएगा फिर E ds cos ऑफ एंगल 90 डिग्री सेकंड रीजन से, प्लस थर्ड रीजन से कितना आ जाएगा, थर्ड रीजन ये है। तो यहाँ पर भी कोई भी एरिया एलिमेंट लेंगे तो ds E की डायरेक्शन तो ऐसे है, तो उस एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन E के अलोंग ही होएगी। तो फिर से एंगल कितना आ गया 0। तो अगेन वी विल राइट E ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री, जितना अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अंतर अपने पास क्या आ जाएगा, E ds पहले सरफेस के थ्रू, फिर प्लस ये वाला अंतर 0 आ जाएगा, cos 90 हम जानते हैं, cos 90 0, और ये कितना आ गया अगेन E ds थर्ड वाला
दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फिर से वही बात कि यहाँ से इस शीट से जितने भी एलिमेंट्स होंगे ds जो सरफेस एरिया एलिमेंट है वो सारे सेम दूरी पर है। तो अगर सेम दूरी पर है तो सबके ऊपर E की जो वैल्यू होएगी दैट इज सेम, E की वैल्यू सेम होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर अंदर ds रह जाएगा प्लस ये तो हटा दो। इसके बाद ये सेम ऐसे ही E बाहर आ गया सेम बाय सेम रीजन, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमारे पास जो ds है पहला जो रीजन है ये हमने जो कंसीडर किया है यहाँ पर जो ds एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हमने इस साइड का एरिया कंसीडर किया है तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा e इंटू ए प्लस अगेन सेम वे सेम बाय सेम रीजन, इसका भी जो इंटीग्रेशन होएगा ds एलिमेंट का वो एरिया a ही होएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जितना ये है उतना ये है। तो अपने पास कितना आ गया अगेन दिस इज e इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद ऊपर हम लिखेंगे 2e इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। 2e हो जाएगा ये दोनों ऐड होके, तो ये चार्ज इनक्लोज कितना है 2e इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इस समय कितना है, ये वो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है। आप कंसीडर कर लो कि सिग्मा क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये शीट है ना तो इसके केस में हम सिग्मा लेंगे तो सिग्मा चार्ज बाय एरिया हो गया। अब ए रीजन में इतना रीजन था ना जो उसका एरिया तो ए है, तो मतलब इतने रीजन में कितना चार्ज आएगा सिग्मा इंटू ए, ये इसका एरिया हो जाएगा ना इतने पोर्शन का, जितना ये है उतना ये होगा। तो सिग्मा ए अपने पास चार्ज आ गया जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, तो इसकी वैल्यू सिग्मा ए लिखी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ए से ए कैंसिल हो गया, तो e कितना आ गया हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास इस शीट की वजह से, तो हमने पहले भी निकाला था। इसका आंसर ये आता होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद भी रखना है और ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है ना ये शीट की वजह से निकालना ये बोर्ड में आता होता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आगे जो स्टूडेंट हमने करना है वो ये है कि डिडक्शन ऑफ द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। जो हम बात कर रहे थे ना कि कूलम लॉ गॉस लॉ से ही निकल आएगा, वो अब हम करने जा रहे हैं। ओके, तो ये पूछ लेते होते हैं स्कूल में भी, वी आर गोइंग टू स्टडी डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से कूलम लॉ हमने निकाल देना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे हमें पता है सपोज हम यहाँ पे चार्ज कंसीडर कर लेते हैं क्यू, ये क्यू चार्ज कंसीडर कर लेते हैं और इस चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पर पॉइंट है P, उस पॉइंट के ऊपर जो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या पता कर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हम लेकिन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा k q बाय r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो k q बाय r स्क्वायर आने वाला है, तो यही देखना गॉस लॉ से भी निकल आएगा। ओके, तो हम उसी को करेंगे। हमें करना क्या है, इस पॉइंट के थ्रू पहले क्या बनाएंगे गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप यही होता है। तो इस पॉइंट के थ्रू आप क्या करो, इस तरह से ये गॉसियन सरफेस खींच लो। हमने क्या किया, इस पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस, ये अब इस तरह से खींचेगा। पिछले दोनों केस में सिमेट्रिकल था ना, इस बार सिमेट्रिकल नहीं स्फेरिकल खींचेंगे। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो जो गॉस लॉ का इंटीग्रल है उसको कैलकुलेशन करने में इजी रहे, तो हमें इजी इसलिए रहेगा अगर हम ऐसे खींचेंगे इस केस में। तो उसके बाद गॉसियन सरफेस खींच लिया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, हमें बताया चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। तो कोई भी एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर दिया यहाँ पर जिसका वैल्यू ds है और उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, क्योंकि सरफेस एरिया एलिमेंट अगर यहाँ पर इस तरह से है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है हमारे पास एरिया वेक्टर की। तो अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लिखेंगे यहाँ पर। तो गॉस लॉ लिखते हैं तो डेल इक्वल टू द e ds क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो गया गॉस लॉ। अब हम क्या करेंगे, अब e एंड ds के बीच में कितना एंगल बन रहा है वहां पर 0 डिग्री, तो हम वहां पे लिख देंगे, ऊपर वेक्टर डाल देते हैं e ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा। ओके, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था तो हमने लिख लिया।
फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद ये इतना आ जाएगा EDS इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही बात, जितने भी एरिया एलिमेंट होंगे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, सभी का डिस्टेंस वहां से इस चार्ज से सेम होएगा। तो अगर सबका डिस्टेंस सेम है तो E बाहर आ जाएगा, क्योंकि E कांस्टेंट होएगा फिर, इसलिए ये बाहर आ गया चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इसका अब इंटीग्रल कितना निकल आएगा, जो ds इसका सरफेस एरिया एलिमेंट था उसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा। इंटीग्रल का मतलब है इसका टोटल सरफेस एरिया, दैट वी नो इट इज इक्वल टू द 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना अपना आंसर लिख देंगे हम, 4 पाई r स्क्वायर। E को ऐसे का ऐसे लिख दो, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज इनक्लोज कितना है इस केस में, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q है, तो उसको Q लिख दो। Q इनक्लोज की जगह पर क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E इनटू 4 पाई r स्क्वायर। आगे हम ऊपर लिख देते हैं, ये टर्म नीचे चली जाएगी, तो E इज इक्वल टू द कितना बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। और फिर से ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बन गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, K Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगी। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही निकल के आ गया जितना कूलम लॉ बताता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज करके, वहां पर फोर्स कूलम फोर्स तो थी, तो मतलब कूलम लॉ ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर कितनी होती है, तो वही हमने गॉस लॉ से भी निकाल लिए, इससे भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलम लॉ का इंडक्शन किससे हो जाएगा, गॉस लॉ से हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज डन, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये अगला टॉपिक है जो हमने देखना है, ये स्कूल में पूछते होते हैं, मतलब इसके चांस से आने के। इससे अगला हम एक इसके बाद करेंगे, वो तो पक्का पूछते होते हैं, लेकिन ये भी पूछ लेते होते हैं, जो इंटरनल एग्जाम में हमें पूछा जाता है ये भी। तो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। स्फेरिकल शेल से मतलब हो गया कि स्फीयर, स्फेरिकल शेल का मतलब, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर हमने शेल लिखा हुआ है ना, तो शेल का मतलब है कि अंदर से वो खाली है। ओके, मैं बनाता हूं यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास एक स्फीयर है, और स्फेरिकल है तो मतलब स्फीयर है, शेल लिखा हुआ है, शेल का मतलब कि अंदर से वो खाली है, अंदर सॉलिड नहीं है, वो अंदर मैटर नहीं है, अंदर से खाली है। और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मतलब जो चार्ज है वो हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कहीं जगह पर ज्यादा या कम नहीं, सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके, तो ये अपने पास मतलब होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का। अंदर तो चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर तो मैटर ही नहीं है, अंदर तो खाली है ना ये, इस वजह से चार्ज बाहर ही है, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने क्या करना है, गॉस लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी, मतलब इस शेल के अंदर भी निकालेंगे और बाहर भी निकालेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस शेल के ऊपर जो चार्ज क्यू है और इस शेल का रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम शेल के अंदर निकालते हैं कि अंदर फील्ड कितना होगा। तो पहले हम लिखेंगे इनसाइड द शेल। ओके, तो पहला केस में हम ये लिखते हैं कि अंदर की बात करें अगर, तो हम सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर कोई पॉइंट है जो यहाँ से r की डिस्टेंस के ऊपर है, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू ये गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। तो गॉसियन सरफेस तुम जैसे मर्जी खींच लो, क्योंकि इसका आंसर ना 0 आने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ क्यों 0 आएगा। तो गॉसियन सरफेस को हम ऐसे खींच लेते हैं जैसे हमें खींचना चाहिए। हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींच लिया इस टाइप से, तो इस टाइप से हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींच लिया। उसके बाद हमने करना क्या है, गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं, तो गॉस लॉ बोलता है कि इसका जो आंसर होगा क्लोज सरफेस के लिए वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके केस में ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर फील्ड की कोई भी डायरेक्शन है, हमें नहीं पता कि कैसे होएगी वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन को इस तरह से मान लिया, हमने कुछ भी मान लिया, एनीथिंग, कि इस डायरेक्शन में फील्ड है।
ई। तो अगर हम इस फ्रैक्शन में इस तरह से फील्ड मानते हैं तो उसके बाद ये जो एरिया एलिमेंट है अगर हम यहाँ पे इस तरह से लें तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो तो आउटवर्ड होता है सरफेस से, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी ds। एंगल बीच में कुछ भी उन्होंने कंसीडर कर लिया कि थीटा है, तो इस तरह से हमने रैप कर लिया। तो इसका आंसर फिर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा e ds cos ऑफ एंगल थीटा इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज कितना है, मतलब बात ये है इसके अंदर कितना चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस बनाया है हमने इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, तो फिर इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा चार्ज इनक्लोज का, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। फिर अगर पूरी टर्म 0 होगी तो ये आंसर अगर 0 होना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि हमारे पास e कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि e कितना आ जाएगा अपने पास, e विल बी इक्वल टू 0, हमारे पास e कितना आ जाएगा यहाँ से 0। एक और पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, लेकिन थीटा 90 हर जगह नहीं ना हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पर हमने डायरेक्शन e की इस तरह से बना ली है, अगर यहाँ पर e की ये डायरेक्शन है तो ये वाले सारे जो पॉइंट है गॉसियन सरफेस पे ये सारे सिमेट्रिकल है इन चार्जेस के लिए ना, सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है, ये हर पॉइंट सिमेट्रिकल है चार्जेस के लिए इनके लिए, तो हर पॉइंट के ऊपर e की डायरेक्शन सेम होगी। अब यहाँ पर भी फिर e की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, अगर यहाँ पर इस तरह से हमने बनाई है क्योंकि सारे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट होएगा सरफेस एरिया एलिमेंट उसकी डायरेक्शन तो ऐसे ही होने वाली है, वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स, तो उसकी डायरेक्शन तो यही होगी। तो अब एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, अब कुछ एंगल और हो गया, इसको θ2 लिख लेते हैं, तो एंगल चेंज हो गया है। तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर मान लो 90 होता भी तो यहाँ पर वो 90 नहीं होने वाला था, यहाँ पर एंगल कुछ और हो जाना था, यहाँ पर कुछ और हो जाता, तो कोई पॉइंट ऐसा जरूर होएगा, कोई क्या बहुत सारे ऐसे पॉइंट होएंगे यहाँ पर एंगल 0 नहीं है, तो मतलब 90 नहीं है एंगल, तो इसलिए इसका आंसर फिर cos 90 की वजह से 0 नहीं आएगा, E को ही 0 होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होएगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसलिए अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसको इनसाइड लिख लेते हैं कि इस जो शेल है हमारे पास इसके अंदर जो फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर इसके चार्ज 0 था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड 0 होता है। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आउटसाइड द शेल के लिए करेंगे, आउटसाइड द शेल, जो शेल है इसके बाहर फील्ड कैसे होगी, तो बाहर फील्ड है मान लो इस पॉइंट पर फोर्स फील्ड निकालना है हमें, तो निकालने का मेथड वही है कि इस पॉइंट पर जो यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर है यहां से एक गॉसियन सरफेस खींच लो, तो यहां पे गॉसियन सरफेस इस तरह से खींचा जाएगा, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी यहाँ पर, तो फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरह से मानेंगे कि फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, E डायरेक्शन कुछ फील्ड की इस तरह से होगी, और सपोज ds क्या है यहाँ का एरिया एलिमेंट है, तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह से होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाएंगे, तो वी विल राइट ए क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये लिखा जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फिर इनके बीच में एंगल देखना है E एंड ds के बीच में, तो E एंड ds के बीच में इसके केस में एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा E ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस पॉइंट के ऊपर है, इस एलिमेंट के ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन फिर से वही बात, ये पॉइंट जो है वो हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से खींच रखा है कि हर पॉइंट इस इन चार्जेस के लिए क्या है सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो E फिर से बाहर cos 0 1 हो जाएगा, तो चलो एक स्टेप लिख लेते हैं कि E ds cos 0 1 कर दिया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर हमने अगले स्टेप में E को बाहर निकालना ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हम जानते हैं कि क्या होएगा, इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, क्योंकि ये जो एरिया एलिमेंट है ds ये गॉसियन सरफेस के ऊपर है ना, तो गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट है, तो इसका रेडियस तो r है गॉसियन सरफेस का, तो हमारे पास फिर एरिया कितना आ जाएगा गॉसियन सरफेस का 4 पाई r स्क्वायर,
टोटल एरिया दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई को ऐसे रख देंगे और ये टर्म नीचे चले जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा ई का दैट इज इक्वल टू द के क्यू स्मॉल लिखेंगे के क्यू नो क्यू हियर इज लार्ज, चार्ज इनक्लोज क्या है, चार्ज इनक्लोज हियर इज क्यू, इट्स ग्रेटर क्यू। तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। आउटसाइड के लिए तो यहाँ पर सिंबल डाल देता है कि आउट, कि आउटसाइड की शेल के बाहर जो फील्ड होगी वो कितनी आ रही है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम एक थ्योरम भी बनाएंगे। तो ये थ्योरम हमने यहां पर लिख लेते हैं इसी के साइड पर, इसको हम बोल देते हैं शेल थ्योरम, शेल थ्योरम। तो ये शेल थ्योरम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार हमने आगे यूज करना है। ठीक है, तो शेल थ्योरम क्या है, इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि अभी हमने इस शेल के लिए फील्ड निकाली थी अंदर, शेल के अंदर, तो पिछले वाले केस में मतलब, तो वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या आ गई थी, 0। तो इससे ये है शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, फील्ड इनसाइड शेल विल बी 0, फील्ड इनसाइड, यहां लिख लेते हैं यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज शेल इज इक्वल टू 0। जो यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज शेल है, जैसे ये है अपने पास, इसके अंदर फील्ड कितना होता है, 0। और सेकंड पॉइंट क्या होता है शेल थ्योरम का, कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स शेल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, शेल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। अंदर तो फील्ड 0 होती है शेल के, लेकिन जो शेल के बाहर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इस शेल के बाहर है, इन पॉइंट्स के लिए ये शेल कैसे बिहेव करती है, जैसे पॉइंट चार्ज हो। सेकंड हमने पॉइंट ये लिखा है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज। ये पूरी की पूरी शेल ऐसे बिहेव करती है जैसे सारी की सारी सेंटर में पड़ी हो। इस शेल सारा का सारा चार्ज जैसे कहाँ पे पड़ा हो, सेंटर पर। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पता लगा हुआ है, यहाँ से हमने यही पता लगाया है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो उसके लिए होता है जैसे हमारे पास कोई क्यू चार्ज हो जिसके डिस्टेंस r पर अगर फील्ड पता करनी है तो फील्ड आ जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये तो क्यू चार्ज की वजह से है। तो यहाँ पर इसी तरह से हो रहा है कि जैसे मान लो कि सारा का सारा ये क्यू चार्ज इस सेंटर पर पड़ा हो, ताकि फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये फील्ड उस चार्ज की वजह से है जो यहाँ पर पड़ा होगा सेंटर पर, क्यू चार्ज। मतलब कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये शेल ने ऐसे बिहेव किया जैसे क्या हो, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो ये दो बहुत रिमार्केबल पॉइंट है जिन्हें दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत बार होगा इस चैप्टर के दौरान। ओके, तो अब हम अपने अगले टॉपिक के लिए निकालते हैं कि क्या होगा आंसर। शेल के लिए जो रिजल्ट निकाला है, अगर हम उसको एक ही सेट में लिखे तो इस तरह से लिख पाएंगे कि फील्ड अंदर जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर रेडियस r इज लेस देन r, अगर रेडियस r से छोटा है मतलब शेल के रेडियस से, तो फील्ड 0 होएगी और फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर r ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, यहाँ पर 0 से बड़ा है, अगर स्मॉल r 0 से बड़ा है तो हमारे पास ये हो जाएगा, फील्ड का अंदर 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर फील्ड 0 थी ना, शेल के अंदर 0 थी। तो ये वाला रीजन कौन सा बनेगा, सब स्मॉल r ग्रेटर r से छोटा होगा, ग्रेटर r तो रेडियस है उसका शेल का, तो उससे कम डिस्टेंसेस के लिए फील्ड 0 होगा, उससे बड़े डिस्टेंसेस के लिए फील्ड अपने पास आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज हम ग्राफ बनाते हैं r के साथ, रेडियस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा कि अप टू डिस्टेंस r
जब m स्मॉल r इक्वल टू r, फील्ड कितना होगा, जीरो ही होगा, फील्ड की कोई वैल्यू होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो r डिस्टेंस पे जाकर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जाकर फील्ड की वैल्यू हो जाएगी k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उसके बाद फील्ड फिर से गिरने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी इस तरह से, क्योंकि फिर r जैसे जैसे बढ़ेगा ये नंबर कम होता जाएगा ना, मतलब फील्ड मैक्सिमम कहां पर होएगी, एट r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू r, तो वहां पर फील्ड मैक्सिमम होएगी। इनसाइड फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड वाला ये पॉइंट है, जीरो हो जाएगी, आउटसाइड इस तरह से वेरी करेगी। तो ये प्लॉट, ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा इसके लिए। ओके, तो आगे हमने देखना है फॉर आउटसाइड, फॉर द केस ऑफ, फॉर सॉलिड conductor, for solid conducting spherical shell, for solid conducting spherical shell, for solid conducting। अगला टॉपिक ये है कि हमारे पास अगर सॉलिड है, कोई शेल है इस तरह से, यहाँ पे हमें शेल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमने सॉलिड लिख दिया ना, for solid conducting spherical body, बॉडी लिखो आप यहाँ पर। ओके, सॉलिड है, कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है, उसके लिए क्या होगा, तो मान लो सेम इसी तरह से आर है, ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग मतलब ये कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का जिसका रेडियस ग्रेटर आर है। ओके, तो इसके लिए अंदर फील्ड कितना होगा एंड बाहर कितना होगा, यही बात बतानी है। तो अंदर जो फील्ड होएगा वो जीरो होएगा, अंदर फील्ड जीरो होएगा, वो इसलिए क्योंकि ये कंडक्टर की ना प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अंदर फील्ड होता है ना, इनसाइड, वो जीरो होता है। तो इसलिए हमें ये बात पक्की समझ आ गई कि इसके अंदर जो फील्ड होने वाला है जीरो इनसाइड। और बाहर कितना फील्ड होएगा, अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर के लिए तो अभी हमने निकाला है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट वो जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल होगी वो पॉइंट चार्ज वेव करेगी। तो आउटसाइड के लिए आंसर इसका उतना ही आ जाएगा जितना हमने इस केस में निकाला है, पिछले केस में स्फेरिकल शेल के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के लिए आप उसके अंदर और बाहर फील्ड कैलकुलेट करो, तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछला स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड निकालना वो दोनों सेम है। तो इसको भी वैसे ही प्रोसीड कर देना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स में। बस यहाँ पर अंदर मटेरियल है, इसको शो करना है तो तुम इस तरह से कुछ शो कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है, मटेरियल है, मतलब ये खाली नहीं है अंदर से, अंदर बॉडी है ये। तो इसके लिए आंसर भी वही आएगा जो स्फेरिकल शेल के लिए आता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। एंड दोनों का प्रोसेस भी सेम है, जैसे उसको किया था सेम वे से ऐसे ही इसको प्रोसीड कर देना है, एक ही बात है दोनों क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर सेम रहेगा। तो इसके लिए ये नोट लिख सकते हो, यहाँ पर नोट में लिख लो, इन दिस प्रोसीड इन सेम वे एज इन केस ऑफ uniformly charged spherical shell। तो इसका भी आंसर सेम रहेगा। तो आगे हमारे पास है we will write uniformly charged solid spherical body, spherical non-conducting body, non-conducting body। ये है हमारे पास। पिछले केस में हमारे पास क्या था, पिछले केस में हमारे पास कंडक्टिंग थी, सॉलिड तो सॉलिड स्फेरिकल तो वो भी थी लेकिन वो कंडक्टिंग थी। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में अभी हमने देखा है कि इनसाइड फील्ड कितनी होती है कंडक्टर की, जीरो, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर अंदर फील्ड जीरो हुई तो उसके अंदर चार्ज भी जीरो होगा।
वो हम गॉस लॉ से कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आना होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर ई जीरो हुआ, ई को यहाँ पे जीरो कर दो, तो ई जीरो हुआ तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो होगी। दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज पे कितना आ गया, जीरो। मतलब अगर ई जीरो है तो चार्ज इनक्लोज भी जीरो आ जाएगा। तो कंडक्टर जो बॉडी होती है कंडक्टिंग, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, उसके बाहर ही चार्ज होता है। लेकिन अभी हम नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में उसके अंदर भी चार्ज होगा। तो उसको हम यहाँ भी बनाते हैं, इसको थोड़ा रेज कर दें। तो कंडक्टिंग जो नॉन कंडक्टिंग मतलब है वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पे हम बना लेते हैं उसको। ये रेडियस आर का हमने कोई स्फेरिकल बॉडी बना ली जो सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसके अंदर भी चार्ज है, क्योंकि सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग होती तो अंदर नहीं होना था, अभी हमने देखा है कि अंदर चार्ज जीरो हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग के केस में अंदर भी चार्ज होगा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, फील्ड निकालना है इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर भी एंड स्फेरिकल बॉडी के बाहर भी। तो सबसे पहले हम इनसाइड निकाल लेते हैं कि इनसाइड द बॉडी स्फेरिकल बॉडी थी, उसके अंदर फील्ड कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सपोज कर लो कि रो है, अब रो हमें क्या गिवन है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है इसके ऊपर, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमें रो गिवन है। जैसे सिग्मा चार्ज का एरिया होता है, रो हमारे पास दिस इज अ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमने करना क्या है, इसके अंदर फील्ड निकाल लिया है। मान लो ये वो पॉइंट है, यहाँ पर हमने फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे सिमेट्रिकल स्फेरिकल टाइप का, और यहाँ पर हम आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे मानेंगे, फील्ड की डायरेक्शन जैसे इस तरह से है ई, और एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी ds। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस लॉ हम लिखेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये सिर्फ फ्लक्स होएगा, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अगले स्टेप में इनके बीच में एंगल जीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास ई ds आ गया, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 1 हो जाना है। ठीक है, उस स्टेप में cos 0 हमने क्या कर दिया है 1। या लिख लो एक बार, अगर लिखना चाहते हो तो दिस इज द cos ऑफ एंगल 0, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अगले स्टेप में आकर। अब हमने क्या करना है, ये जो E है अपने पास, ये फिर से वही बात है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस E इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो इसलिए E फिर से बाहर आ गया। तो E बाहर आ गया, अंदर ds ही रह गया, cos 0 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज कितना है, इनक्लोज चार्ज का मतलब है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हम लिखें कि अंदर कितना चार्ज है, देन वी कैन राइट कि 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में चार्ज क्यू है। ये टोटल का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें तो टोटल में चार्ज तो क्यू है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। हमें कितने में चाहिए, हमें चाहिए 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। तो इसमें कितना आ गया, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा कितना, अपने पास इतना बचा क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्रेटर आर क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट आया कि इसके अंदर अंदर जो चार्ज होगा वो ये होगा, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, दिस इज द इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो उसके अंदर जो चार्ज है उसको हम यहाँ भर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ई, इसको चलो अभी स्टेप में ऐसे लिख लो चाहे, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्रेटर आर क्यूब, और नीचे एप्सिलॉन नॉट पहले से था। इसके बाद हमने अगले स्टेप में अब क्या करना है, अगले स्टेप में ये जो ds है इसका इंटीग्रल कर दो। तो ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, तो वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर KVR बचा, तो E अपने पास कितना आ गया, टर्म नीचे चले जाएगी, तो वी आर गेटिंग Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ऊपर R है और नीचे R क्यूब है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको एक बार वैसे हम आगे लिख लें, इसकी वैल्यू K डाल दो, फिर बॉक्स में बना लेंगे इसको। ये जो हमारे पास आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू K, तो इसको तुम K लिख लो। तो यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं, अगले स्टेप में करते हैं इसको। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दो, KQR डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इसके अंदर होगी, ये सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होएगी, इसको तुम इनसाइड लिख सकते हो कि अंदर फील्ड की वैल्यू इतनी है। इस फॉर्मूले को ना हम रो की टर्म में भी चेंज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है फॉर्मूला, एंड उसकी टर्म में भी याद रखना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इस तरह से करते हैं कि E को हम क्या लिखते हैं, जो T इनसाइड है, K की वैल्यू दोबारा से वही डाल दो जो हमने डाली है ना 1/4 पाई। आप ऐसा करो कि क्या करोगे, इसको 4 पाई से आप डिवाइड कर दो, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। हमें वॉल्यूम की टर्म में चेंज करना है ना इसको, तो कैसे हम कर सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में, हाँ बिल्कुल, 4 पाई से डिवाइड, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो KQR 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी 4 पाई से, तो 4 पाई से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में इसको लिखते हैं 4 पाई KQR, इस टर्म को जो 4 पाई है R क्यूब, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए ना। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब। तो वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करना पड़ा। 4 पाई से भी इसलिए किया था ताकि हमारे पास वो चीज आ जाए, 4 पाई आ जाए, और उसके बाद 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। चार्ज क्यू है, तो यही तो चीज होती है। रो क्या होता है, रो इक्वल टू क्या, किसके इक्वल होगा, Q डिवाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब। इसकी जगह पे हम रो लिख देंगे, तो 4 पाई के Q/4/3 पाई R क्यूब की जगह पे लिख दिया हमने रो, ये R ऐसे ही आ गया और नीचे 3 भी है। अगले स्टेप में K की वैल्यू डाल दो, तो K की वैल्यू कितनी होती है, ये 3 ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई कैंसिल, और जो हमारे पास आंसर निकल के आ गया है दैट इज द रो R। इसको मिटा देते हैं, जो हमने पहले लिखा था 4R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो इसके अंदर होएगी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ओके, इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। तो दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। इसका यूज कैसे होता है मैं अभी करके आगे बताऊंगा, इसमें आगे क्वेश्चन में तो हम करेंगे। तो ये हमने अंदर फील्ड निकाल ली है, ओके। अब बात है कि बाहर फील्ड कैसे निकालें। तो बाहर फील्ड निकालने से पहले हम उस अल्टरनेटिव मेथड को यूज करते हैं जो हमने शेल थ्योरम में सीखा था। तो शेल थ्योरम में हमने क्या सीखा था, हमने शेल थ्योरम में सीखा था कि जो भी फील्ड किसी पॉइंट पर होएगी वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होएगी। ये जो बाहर चार्ज है इसका इस पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो सीखा था ना कि फॉर द आउटसाइड पॉइंट शेल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब इस पॉइंट के लिए ये इतना सा जो चार्ज है ना ये सारा पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, और ये बाहर वाला जो चार्ज है इसका इस पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब फील्ड इनसाइड द शेल 0 होती है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट इस चार्ज के लिए आउटसाइड है ना, ये जिस पॉइंट पर हम फील्ड पता कर रहे हैं वो इस चार्ज के लिए आउटसाइड है, इस वाले चार्जेस के लिए तो क्या है वो इनसाइड है। तो इस चार्ज की वजह से जो बाहर है इस पॉइंट से बाहर की तरफ है उनका इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो, और अंदर वाले चार्ज पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे। तो तुम सीधा क्या करो कि इस चार्ज की वैल्यू निकाल लो, ये चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो इस मेथड से भी हम इसको अभी करके देखते हैं। तो अल्टरनेटिव में लिखें कि दूसरे मेथड से कैसे कर पाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो फील्ड आने वाली है अगर यहाँ का चार्ज Q लिखने तो फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, वी नो इट इज इक्वल टू द
E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आने वाली है वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर। अगर इसके अंदर अंदर का चार्ज कितना है क्यू, तो ये आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू डाल दो, तो क्यू की वैल्यू हम कितनी डाल सकते हैं, क्यू उसके अंदर का चार्ज है, तो अंदर का चार्ज है तो सीधा डाल दो कि रो क्या है, ये रो अपने पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, एक वॉल्यूम में रो चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वही लो, इट इज इक्वल टू द 4/3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम है इस अंदर वाले रीजन का। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा उसके अंदर, कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के की वैल्यू फिर डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो है 4/3 पाई आर क्यूब है, और ये टर्म फिर से नीचे आ जाएगी 1/r स्क्वायर बनकर, यहाँ तक हो जाएगा। फिर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इससे एक आर ऊपर रह जाएगा, और जो आंसर आएगा दैट इज द रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इतना आ गया जो हमने अभी निकाला है। तो देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है ये, हमने एक बार एक लॉ बना लिया है हमने कि आउटसाइड पॉइंट के लिए वो कैसे शेल बिहेव करेगी, जो स्फेरिकल ये शेल थी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है ना, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज अगर बिहेव करेगा तो चार्ज अगर क्यू है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है, तो उसी को कैलकुलेट करके हमने यही रिजल्ट निकाल दिया है। तो ये इसके अंदर फील्ड आएगी। अब बाहर फील्ड कितनी आनी है, वही नो आल्सो, वो हम जानते हैं कि अगर बाहर का रेडियस हम कुछ आर मान ले तो वही भी फील्ड इतनी आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब क्यू बस सारा आ जाएगा, इस बार क्यू ग्रेटर क्यू आ जाएगा, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस जब हम बाहर बनाएंगे तो उसके अंदर सारा चार्ज क्यू आएगा, तो इसलिए इस केस में बस स्मॉल क्यू की जगह पर ग्रेटर क्यू आ जाएगा। लेकिन हम इसको करके देखेंगे बिल्कुल जो अपना जो एग्जैक्ट मेथड है गॉस लॉ से, फिर बाद में शेल थ्योरम से करेंगे जैसे अभी किया था। तो अब हम करने जा रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, जो सॉलिड स्फीयर है इसके बाहर क्या होगी फील्ड। तो बाहर मतलब इस पॉइंट पर, मतलब इसके बाहर कोई भी पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि r है, तो इससे क्या खींचेंगे गॉसियन सरफेस इस तरह से, तो गॉसियन सरफेस आ गया। उसके बाद इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी E, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे होगी ds। तो फिर गॉस लॉ लगा देंगे, तो जल्दी से अगर हम इसको करें तो E ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट ds है तो फिर से E ds cos 0 आ जाएगा, जैसे हमेशा की तरह आता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये पॉइंट इन चार्जेस के लिए सिमेट्रिकल है तो फिर से E बाहर cos 0 1, E बाहर, अंदर ds आ गया। अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो अंदर चार्ज तो q है, क्योंकि इस पूरी की पूरी स्फीयर के ऊपर सॉलिड स्फीयर पे q चार्ज है, तो अंदर चार्ज q है, तो इसके यहाँ पर हमने q लिख दिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज द 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ds सरफेस एरिया एलिमेंट है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, और उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द होल सरफेस, तो ये अपने पास 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू चार्ज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई r स्क्वायर को इसके नीचे लिख लो, तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर से हमारे हम जानते हैं कि वही क्वांटिटी बन जाना है k, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट इज द k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये E आ गया अपने पास, E आउट, मतलब जो इस स्फीयर के जो सॉलिड स्फीयर है इसके बाहर जो फील्ड होएगी आउटसाइड दैट इज इक्वल टू द k q बाय r स्क्वायर। तो इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वही जो शेल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें बस इतना लिखने की जरूरत है, अल्टरनेटिवली हमें इतना करने की जरूरत है बस कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम जानते हैं ये इस स्फेरिकल बॉडी के बाहर है पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए स्फेरिकल बॉडी पॉइंट चार्ज वेव करेगी, मतलब सारा का सारा क्यू चार्ज जैसे सेंटर वेव, तो अगर सेंटर पे क्यू चार्ज है डिस्टेंस r है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r डिस्टेंस है तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड ये होता है k q बाय r स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास आंसर, शेल थ्योरम का अगर डायरेक्टली यूज करें तो k q बाय r स्क्वायर आ जाएगा जो हम गॉस लॉ से निकाल रहे हैं।
तो इस तरह से हमारे पास ये फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर हम एक ही लिखें सेट में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इनसाइड जो फील्ड है वो हमने पीछे निकाली थी, दैट इज द के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। अगर हमारे पास आर लेस देन आर है लेकिन ग्रेटर देन 0, और ये फील्ड अपने पास इतनी हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है, उसके केस में फील्ड अपने पास ये आ जाएगी। तो अगर इसको प्लॉट करें हम, तो इसका प्लॉट इस तरह से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं, तो हम जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा जब y इक्वल टू एम एक्स का बनता है। तो क्योंकि ये वन टर्म कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट हो जाएगी, इस तरह से स्लोप हो जाएगी, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे जैसे r बढ़ रहा है फील्ड भी बढ़ रही है, लेकिन कब तक बढ़ेगी? जब तक स्मॉल r इक्वल टू r नहीं हो जाता, तब तक ऐसा होएगा। उसके बाद जैसे जैसे r बढ़ेगा फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, इस तरह से ये हो जाएगा कि उस समय फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब स्मॉल r इक्वल टू r है, जब स्मॉल r के बराबर है, तो उसके लिए ये वाला वैल्यू रहेगा। तो जब r बढ़ेगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर फील्ड आ जाएगा अपने पास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्लॉट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में पूछा भी जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया, इस तरह से आ जाएगा।